यह कहानी है 1950 की, जब मैं विक्रांत, एक युवा इंजीनियर, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में एक रेलवे परियोजना पर काम कर रहा था। यह परियोजना पुरानी और बंद हो चुकी रेल लाइन को दोबारा चालू करने की थी। रेलवे लाइन एक समय पर काफी सक्रिय थी, लेकिन अचानक वहां कुछ अजीब घटनाओं के बाद इसे बंद कर दिया गया था। सरकार ने एक बार फिर इस लाइन को चालू करने का फैसला किया और मुझे इस परियोजना का नेतृत्व करने का मौका मिला। मैंने इस काम को बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह निर्णय मेरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव बन जाएगा। छत्तीसगढ़ का यह जंगल घना और वीरान था। इसके बारे में कई किस्से और कहानियां सुनने को मिलते थे। स्थानीय लोग इस जंगल के बारे में बहुत डरते थे। उनका मानना था कि इस जंगल में आत्माओं का वास है और यह जंगल जितना हरा भरा दिखता है उतना ही खतरनाक भी है। मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ अनकहा डर हमेशा मेरे दिल में बना रहता था। जुलाई की गर्मी थी जब मैं अपने मजदूरों के साथ जंगल के भीतर पहुंचा। हमने वहां एक अस्थायी कैंप स्थापित किया जहां से हम अपना काम कर सकते थे। हमारे पास जरूरी उपकरण, खाने पीने का सामान और कुछ हथियार थे। हम जंगल के भीतर इतनी दूर थे कि किसी भी प्रकार की मदद पाने में घंटों लग सकते थे। मैंने मजदूरों को हिम्मत दी और कहा कि हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना है। जंगल में काम शुरू हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। मजदूरों ने पुराने रेलवे ट्रैक को उखाड़ने का काम शुरू किया और हम नए ट्रैक बिछाने की योजना बनाने लगे। हर दिन हम सूरज उगते ही काम शुरू कर देते और सूरज ढलने के बाद कैंप में वापस लौट आते। दिन में सब कुछ सामान्य रहता, लेकिन जैसे ही रात होती कुछ अजीब सी चीजें होने लगतीं। रात के समय अक्सर हम सभी को बोगियों के बाहर खरोंचने की आवाजें सुनाई देतीं। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रेन के ऊपर से गुजर रही हो। हम सब पहले इसे हवा का झोंका या जंगली जानवरों का काम समझते थे, लेकिन ये आवाजें धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थीं। भूपेंद्र, हमारे मजदूरों में से एक, हमेशा से डरपोक स्वभाव का था, लेकिन इन आवाजों के बाद उसका डर कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उसने एक दिन मुझसे कहा, साहब, ये जगह सही नहीं है, यहां कुछ बुरा होने वाला है, मैं यहां नहीं रह सकता। मैंने भूपेंद्र को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। भूपेंद्र के इस डर ने मुझे भी चिंता में डाल दिया। मैंने खुद से कहा कि मुझे भी अब थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। भूपेंद्र की चेतावनी को मैंने हल्के में लिया, लेकिन अगले दिन जब भूपेंद्र अचानक गायब हो गया तो मेरी चिंता बढ़ गई। हमने उसे पूरे दिन ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। भूपेंद्र के गायब होने के बाद घटनाएं और भी अजीब और डरावनी हो गईं। रात में हमें अक्सर परछाइयां दिखाई देती जो जंगल के भीतर तेजी से घूमती और फिर अचानक गायब हो जाती। एक दिन एक मजदूर ने बताया कि उसने बोगी के पास एक सफेद साया देखा था। उसने कहा कि वह साया इंसानी आकृति का था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई विशेषता नहीं थी। यह सुनकर सभी मजदूर डर गए। हमने आपस में चर्चा की कि यह सब शायद हमारे मानसिक तनाव का परिणाम है, लेकिन कोई भी इसे पूरी तरह से नकार नहीं सका। उस रात किसी ने भी चैन से सो नहीं पाया। मैंने सोचा कि शायद यह सब हमारी थकान और डर का परिणाम हो, लेकिन अगले दिन जब हमने भूपेंद्र के सामान के पास एक अजीब सी तस्वीर पाई तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। तस्वीर में एक पुराने जमाने का रेलवे स्टेशन था, लेकिन उसमें लोग नहीं थे। तस्वीर का रंग फीका था और उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसमें कुछ छिपा हुआ हो। अब तक हम सभी यह समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मजदूर अब काम करने से कतराने लगे थे। कुछ ने तो सीधे सीधे कह दिया कि वे यहां और नहीं रुक सकते। मैंने सबको हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन मैं भी अंदर से डर चुका था। एक रात जब मैं सो रहा था, मैंने अचानक अपने बिस्तर के पास किसी के चलने की आवाज सुनी। मुझे लगा कि शायद कोई मजदूर होगा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे पर हल्की सी खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की हो। मैंने बोगी के बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब मैंने वापस आने का फैसला किया तो मुझे अचानक एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी।
जैसे कोई बड़ा जानवर बोगी के ऊपर चढ़ गया हो। अगली सुबह जब मैंने मजदूरों को इस बारे में बताया तो वे और भी ज्यादा डर गए। वे सभी अब इस बात पर यकीन करने लगे थे कि वहां कुछ भूतियां हैं। मैं खुद भी अब इस बात को नकार नहीं सका। मैंने अधिकारियों को इस बारे में सूचित करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें हमारे डर की सच्चाई पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने इसे जंगली जानवरों का आतंक बताकर नजरअंदाज कर दिया। उस रात हमने निर्णय लिया कि हम अब इस जगह को छोड़ देंगे और जंगल से बाहर निकल जाएंगे। हम सभी ने अपने सामान पैक किए और रेलवे ट्रैक के माध्यम से बाहर निकलने की योजना बनाई। जब हम जंगल से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी अचानक बोगी के दरवाजे पर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद हवा का झोंका होगा, लेकिन तभी हमें ट्रेन के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। हम सभी घबराए हुए थे। मैंने मजदूरों को शांत रहने के लिए कहा और ट्रेन के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम ट्रेन के अंदर गए, हमें वहां कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हमारे होश उड़ा दिए। ट्रेन के अंदर एक कोने में भूपेंद्र का शव पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर खौफ का भाव था। उसके शरीर पर कहीं भी खून का निशान नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने घसीट कर मारा हो। भूपेंद्र का शव देखकर हम सभी हक्का बक्का रह गए। मैंने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया और हम वहां से निकल गए। अधिकारियों ने आकर भूपेंद्र के शव की जांच की, लेकिन वे भी इस बात को समझ नहीं पाए कि उसकी मौत कैसे हुई। उसके बाद इस परियोजना को वहीं रोक दिया गया। मैंने उस परियोजना की पूरी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपी, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज इतने सालों बाद भी मैं उस घटना को भुला नहीं पाया हूं। वह जंगल, वह रेलवे लाइन और वह रहस्यमयी घटनाएं, सब कुछ मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ है। मैंने कभी उस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि उस जंगल में कुछ ऐसा था जो हमारी समझ से परे था। शायद वह जंगल सच में आत्माओं का वास था, या शायद वहां कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पाए। इस घटना ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। मैंने सीखा कि हर जगह की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। हमें उन कहानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें छिपे रहस्यों को समझना हमेशा आसान नहीं होता। आज भी जब मैं उस जंगल के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूपेंद्र की वह चीख, वह रहस्यमयी परछाई और वह खौफनाक रातें, ये सब मेरे साथ हमेशा रहेंगे। यह कहानी इस बात का सबूत है कि हमारे आसपास की दुनिया में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। शायद यह प्रकृति का एक तरीका है हमें यह याद दिलाने का कि हम सब इंसान होने का